हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 2 फरवरी 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपको पता है कल हमारा बजट आया था, तो आज का पूरा जो द हिंदू है हमारा 2 फरवरी का, वो पूरा का पूरा बजट ओरिएंटेड है। बजट से रिलेटेड ज़्यादातर जो मैक्सिमम खबरें हैं, लगभग 8 से 10 पेजेस, वो बजट से ही रिलेटेड है। और बजट के लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बना दिया है, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग बजट वाला वीडियो भी देख सकते हैं, डिटेल एनालिसिस है, सब कुछ बताया गया है इन एंड आउट उसमें बजट के बारे में। तो चलिए आज के द हिंदू में क्या है खास, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो एज वी डिस्कस्ड कि पूरा जो न्यूज़पेपर है वो बजट ओरिएंटेड है, और ये कुछ इस तरह का फ्रंट है, और ये फ्रंट पेज न्यूज़ है। टैक्स बोनांजा फॉर मिडिल क्लास। ठीक है, इसी के लिए इस बजट को जाना जा रहा है कि मिडिल क्लास को बहुत हैवी स्केल पे क्या किया गया है, बेनिफिट किया गया है। कैसे बेनिफिट दिए गए हैं? टैक्स बेनिफिट दिए गए हैं। क्या टैक्स बेनिफिट दिए गए हैं कि भाई अब 12 लाख से ऊपर, ठीक है, जिसकी इनकम 12 लाख या 12 लाख से नीचे है, उसको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स अप टू 12 लाख टैक्स फ्री। ठीक है, ये है पर्सनल इनकम। ठीक है, अगर कोई पर्सन जो कि सैलरीड एम्प्लॉय है ना, उसकी जो इनकम है वो कितनी होनी चाहिए? 12.7 लाख। इतने तक की इनकम वाला जो भी पर्सन है उसको क्या माना जाएगा? टैक्स एग्जम्प्टिव, यानी कि जो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें, जो हमारा बजट है वो 50.65 लाख करोड़ का बजट है, यानी कि पिछली बार से भी लगभग 5 लाख करोड़ ज़्यादा। एंड फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो इस साल के लिए जो फिजिकल डेफिसिट है वो 4.4% डिसाइड किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने परसेंट का डिप आया है? 1.8% का डिप आया है। और इसके अलावा जो सोशल सेक्टर है उसमें कितने परसेंट का राइज हुआ है? 1.6% का राइज हुआ है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो कुल मिला के एक विन विन बजट है फॉर द मिडिल क्लास। एंड जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे थोड़ा आपको डिप डाउन देखने को मिलेगा, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट ओवरऑल जो मिडिल क्लास है इस बजट से बहुत ज़्यादा खुश है। इसके अलावा जो 2047 का जो हमारा विजन है टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, वो भी इसमें फुलफिल करने की कोशिश की गई है। उसके भी जो इम्प्रिंट हैं आपको दिखाई देंगे कि कैसे कैसे अब हम जो धीरे धीरे स्टेप्स लेते जा रहे हैं टुवर्ड्स द, है ना, डेवलप्ड कंट्री इन 2047। तो बहुत कुछ है इस बजट में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। इनकम टैक्स रिलीफ। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इनकम टैक्स रिलीफ बहुत हैवी स्केल पर दिया गया है। 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, पर्सनल इनकम पे कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो टीडीएस और टीसीएस है, टीडीएस स्टैंड फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज, एंड टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज, इन पे भी बहुत ज़्यादा हैवी डिस्काउंट दिया गया है। टीडीएस की अगर बात करें सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो जो इंटरेस्ट है ना, अब तक 50,000 तक की जो इंटरेस्ट पे क्या होता था, टैक्स डिडक्शन हो जाता था। बट इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 50,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ तक कर दिया गया है। भाई अगर बात करें रेंट की, तो रेंट पे पहले जो टीडीएस डिडक्ट होता था वो 2.40 लाख पे डिडक्ट होता था, जिसकी लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 6 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा टीसीएस है उसकी लिमिट को भी बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 7 to 10 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो टीसीएस है ना, जो रेमिटेंस पे डिडक्ट होता है, ठीक है, अगर वो एजुकेशन पर्पज के लिए आएगा, रेमिटेंस अगर एजुकेशन पर्पज के लिए है, तो वहाँ भी क्या कर दिया गया है? एग्जम्प्ट कर दिया गया है। प्रपोज टू रिमूव टीसीएस और रेमिटेंस फॉर एजुकेशनल पर्पज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज ऑल्सो फ्रॉम बजट, स्मार्टफोन पार्ट्स ड्यूटी टू बी स्क्रैप्ड। ठीक है, जो स्मार्टफोन है जिसके हम सारा का सारा स्मार्टफोन नहीं बनाते हैं, ठीक है, उसके जो कंपोनेंट हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, चाइना, वियतनाम, ताइवान वगैरह वगैरह से आते हैं, तो जिस पर भारी जो टैरिफ है, भारी ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटीज है, वो लगाई जाती थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके द्वारा क्या होता था, जो हमारे स्मार्टफोन की जो कॉस्ट है, स्मार्टफोन की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाती थी। तो स्मार्टफोन कंपनीज ने ये रिक्वेस्ट की थी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप इन जो
जो ड्यूटीज़ हैं, ये जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं, ये जो टैरिफ्स हैं, आप इनको थोड़ा रैशनलाइज करें, अदरवाइज हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एक्सपोर्ट करना, क्योंकि हम एक्सपोर्ट तो कर देंगे बट आपकी ड्यूटीज़ की वजह से, आपके टैरिफ्स की वजह से हमारे स्मार्टफोन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, उनके साथ जो हमारी स्मार्टफोन कंपनियां हैं वो compete नहीं कर पाएंगी। और रिजल्ट क्या होगा, जीरो, कोई भी हमारा जो हम जो बूस्ट करना चाहते हैं स्मार्टफोन के सेक्टर में वो नहीं हो पाएगा। दैट इज़ वाई ये रिक्वेस्ट किया गया था और इस रिक्वेस्ट को इस बजट में मान लिया गया है। द बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑफ 2.5% imposed on certain smartphone components has been scrapped following a single glide path recommended by the electronics manufacturing industry लास्ट ईयर। ठीक है, कितने परसेंट की ली जाती थी, 2.5% की कस्टम ड्यूटी ली जाती थी, अब इसको भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक है, इंडिया बहुत तेजी से जो है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है। ठीक है, अगर हम सिर्फ इंडिया में बात करें तो 90% जो स्मार्टफोन्स हैं वो इंडियन मेड इस्तेमाल हो रहे हैं, इंडियंस जो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इन कस्टम ड्यूटीज़ को, इन टैरिफ्स को अगर थोड़ा कम कर देते हैं तो जो चाइनीज़ स्मार्टफोन है, जो यूएस के स्मार्टफोन है, जर्मनी के स्मार्टफोन है, ताइवान के स्मार्टफोन है ना, उसके कंपैरिजन में हमारे जो स्मार्टफोन कैसे हो जाएंगे, चीप हो जाएंगे और जो ग्लोबल मार्केट है ना, उसको डोमिनेट करने लगेगी हमारी स्मार्टफोन इंडस्ट्री। दैट इज़ वाई सरकार ने ये स्टेप लिया है, तो एक बढ़िया स्टेप है। ठीक है, और इससे क्या फ़ायदा होगा, जब स्मार्टफोन इंडस्ट्री बूस्ट होगी, है ना, मतलब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बूस्ट होगी। ठीक है, इसके अलावा जो कंपोनेंट हम जो बाहर से मंगाते हैं, तो जब ये सब चीज़ें सस्ती होने लगेंगी तो जो स्मार्टफोन कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, R&D पे बहुत ज़्यादा खर्च करने लगेंगी, R&D पे बहुत ज़्यादा खर्च करने लगेंगी, क्योंकि उन्हें पैसे की बचत होने लगेगी ना, तो R&D पे बहुत ज़्यादा खर्च करेंगी, तो जो छोटे छोटे कंपोनेंट जो बाहर से मंगाते हैं, ठीक है, वो उन पर R&D शुरू हो जाएगी और उनको भी बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे हम सेल फोन मेकिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। इसका जो लॉन्ग टर्म विजन है वो है, ये है कस्टम ड्यूटी को हटाने के पीछे। ठीक है, तो ये है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। गवर्नमेंट टू रिमूव FDI कैप्स फॉर इंश्योरेंस। ठीक है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है इस बजट में कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, उसमें जो FDI है उसकी लिमिट को 74% से बढ़ा के 100% कर दिया गया है। ठीक है, किस तरह से, दो तरह के FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कहाँ से आता है, फॉरेन से आता है इंडिया में डायरेक्टली, अगर कोई पर्सन आके इन्वेस्ट करता है। दो तरीके से होता है, ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप आइए और इन्वेस्ट कीजिए कितना भी यहाँ पे। गवर्नमेंट रूट यानी कि उस लिमिट से ज़्यादा, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने सेट की हुई है, लाइक 50% की लिमिट अगर गवर्नमेंट ने सेट की हुई है, तो अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने आता है तो 50% तक तो वो ऑटोमेटिक कर सकता है, बट 50% से ऊपर जाने के लिए उसे किसकी ज़रूरत होती थी, गवर्नमेंट की ज़रूरत होती थी। उस कैप्स को क्या कर दिया, हटा दिया। अब तक क्या था, 74% तक ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट हो रहा था आपके इंश्योरेंस सेक्टर में, बट 74% से अगर ऊपर इन्वेस्ट करना है तो उस केस में आपको कहाँ जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा परमिशन के लिए। तो इस तरह से क्या करा है गवर्नमेंट ने, अपनी परमिशन की जो है, जो बाउंडेशन है वो हटा दी है और कहा है कि अब 100% क्या कर सकते हो, आप ऑटोमेटिक रूट से कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से छूट दे दी। क्यों छूट देंगे हम फॉरेनर को, ठीक है, इसके पीछे एक कंडीशन भी लगाई है एक्चुअली। ठीक है, और वो कंडीशन क्या है कि केवल ऐसे ही इन्वेस्टर्स को छूट दी गई है 100% तक, जो सारा का सारा प्रीमियम, यानी कि जो भी प्रीमियम इंश्योरेंस के थ्रू कलेक्ट होगा उनकी कंपनी में, वो सारा का सारा प्रीमियम कहाँ इन्वेस्ट होगा, इंडिया में इन्वेस्ट होगा। इन दैट केस दे विल गेट द परमिशन ऑफ 100% FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर। देखिए, फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन सैटरडे सेड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर इंश्योरेंस सेक्टर विल बी raised from 74% to 100%. However, the enhanced limit will be available for those companies which invest entire premium in India. ठीक है, क्योंकि देखो इंश्योरेंस जो कंपनीज होती हैं उनका एक सिंपल सा फंडा है। ठीक है, कैसे काम करती हैं, आपको दिखाया मौत का डर
कि अगर आपकी डेथ हो गई या एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ही तो करते हैं, है ना, इन्हीं बेसिस पे तो इंश्योरेंस मिलता है। तो आप ऐसा करिए कि आप धीरे धीरे हमारे पास क्या करिए, 100 रुपये जमा करते रहिए एज ए प्रीमियम, और जब आपके साथ ये हादसा होगा तो हम आपको इकट्ठा एक, है ना, लमसम अमाउंट दे देंगे। इस तरह से क्या करते हैं, हर महीने ये कस्टमर से पैसे लेते रहते हैं। अब इस पैसे को क्या करते हैं, ये मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं या लोन पे दे देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। अब मान लो अगर कोई फॉरेन कंपनी है, जो फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी है, उसने हमारे लोगों से पैसे ले लिए और सारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, फॉरेन में इन्वेस्ट कर दिया, तो फायदा ही क्या हुआ, 100% एफडीआई लेने का हमें कोई फायदा ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ ना कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो जॉब ग्रोथ नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, तो हमें ओवरऑल कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो दैट इज़ वाई जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका एक सीधा सा मोटिव है, सीधा सा एक लॉजिक है कि देखो 100% आपको परमिशन मिलेगी तब जब आप प्रॉमिस करोगे कि जो भी प्रीमियम आप हमारे यहाँ से, हमारे लोगों से वसूलोगे, उसको कहाँ इन्वेस्ट करोगे, इंडिया में इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो ये कंडीशन लगाई है हमारी गवर्नमेंट ने। ठीक है, चलिए, सेंटर प्रपोज मैनी रिफॉर्म्स टू लिफ्ट इन्वेस्टर्स मूड। ठीक है, सरकार ने डिसाइड किया है कि भाई देखो, एट द एंड ऑफ द डे जॉब क्रिएशन कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है, जब हमारे यहाँ पे कंपनीज खुलेंगी किसी भी फॉर्म में, है ना, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या फूड प्रोसेसिंग कंपनी हो। ठीक है, और कंपनीज कैसे खुलेंगी, कंपनीज ऐसे तो है नहीं कि आज हमने डिसाइड किया और कंपनी खोल दी। कंपनीज के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फंडिंग की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है ना, फंडिंग, मनी। और ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि किसी एक पर्सन के पास इतनी ज़्यादा फंडिंग हो, इतना ज़्यादा मनी हो कि वो ओन एज ओन बिजनेस करने लगे। तो उसे इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जगह जगह से इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। और ये इन्वेस्टमेंट करने वाला पर्सन कौन होता है, इन्वेस्टर होता है। यानी कि अगर कुल मिला के हम, है ना, माइक्रो लेवल पे देखें तो जो इन्वेस्टर है वही इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या है, एक तरह से पाइनियर है। ठीक है, टॉर्च बियरर है। वही अनएम्प्लॉयमेंट का क्या है, टॉर्च बियरर है। अगर इन्वेस्टर्स को निकाल दो यहाँ से तो क्या होगा रिजल्ट, नो एम्प्लॉयमेंट, नो जॉब, नो कंपनी, नो ग्रोथ। ठीक है, सो अब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस बजट में क्या करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, इन्हीं इन्वेस्टर्स को, ठीक है, क्या करने की कोशिश कर रही है ना, ल्योर करने की कोशिश कर रही है, वेट करने की कोशिश कर रही है, मतलब लुभाने की कोशिश कर रही है। कैसे लुभाया जाएगा, अब इन्वेस्टर्स के अंदर फियर क्या है, क्यों इन्वेस्टर्स का मूड जो खराब है एज पर द पेपर, है ना, फियर में रहते हैं हमारे इन्वेस्टर्स, है ना। एक तो जैसे नेशनलाइजेशन का फियर, फिर जो डॉक्यूमेंटेशन है उनका फियर रहता है, लाइसेंसिंग का फियर रहता है। दैट इज़ वाई जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत घबराते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने से पहले। तो दैट इज़ वाई बजट में हमारी जो सरकार है उसने ये अनाउंस किया है कि वो एक हाई लेवल कमेटी बनाएगी जो लाइसेंस से रिलेटेड प्रोसेस को, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रोसेस को देखेगी, जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बिजनेस करने में क्या हो, इन्वेस्ट करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये इस बजट के थ्रू इन्वेस्टर्स का मूड जो है लाइट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बजट अलोकेशन फॉर की एग्रीकल्चर स्कीम सीडिप। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो अगर ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे कम पैसा अलॉट हुआ है बजट में। ठीक है, कितने करोड़, 1,27,290 करोड़, और पिछले साल कितना हुआ था, 1,31,195 करोड़, यानी कि लगभग कितना करोड़ रुपए कम, 3,905, यानी कि 3,905 करोड़ रुपए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कटौती हुई है। इसी वजह से बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि देखो जो कुछ दिख रहा है ना एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर इज द फर्स्ट पिलर ऑफ विकसित भारत बताया गया है, मतलब कि विकसित भारत का पहला पिलर है एग्रीकल्चर। बट है ना, ऑन द अदर हैंड, है ना, स्कीम्स दिखा के बढ़िया बढ़िया, है ना, धन धान्य योजना, स्वनिधि योजना, क्या कर दिया, बजट एलोकेशन कट कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो अगर देखें तो कि ये कटौती कहाँ है, ठीक है, क्यों दिखाई दे रही है ये कटौती, है ना, क्या वाकई में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बहुत ज़्यादा बजट कट
कर दिया है एग्रीकल्चर का। तो देखो अगर हम राशनली सोचें, है ना, और इंटेलेक्चुअली सोचें तो इसका जवाब ना है। ठीक है, सरकार ने जो मेन कटौती करी है ना वो कहाँ करी है, फर्टिलाइजर्स पे करी है। फर्टिलाइजर्स पे क्या देती है सरकार, हैवी सब्सिडी देती है। ठीक है, और इस हैवी सब्सिडी की वजह से क्या होता है, जो हमारे फार्मर्स हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, और फर्टिलाइज़र के एक्सेसिव इस्तेमाल से, यूज से क्या ड्रॉबैक निकल के आते हैं, जो ज़मीन है वो, है ना, बंजर होती जाती है, जिसकी फर्टिलिटी है वो कम होती जाती है। तो सरकार एक तीर से दो निशाने करना चाहती है, एक्चुअली मारना चाहती है। पहला क्या क्या करना चाहती है कि सब्सिडी का बोझ कम होगा, पैसे बचेंगे। दूसरा क्या होगा कि जो ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म कर रहे हैं ना फार्मर्स ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर करके, वो भी बचेगा, तो ज़मीन की फर्टिलिटी भी बचेगी। यानी कि जब सब्सिडी नहीं मिलेगी तो लोग कम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे इन द कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये इस वजह से यहाँ कटौती दिखाई देती है। देखो सेक्टर गेट 1,27,290.16 करोड़ एलोकेशन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम डाउन बाई, ठीक है, 3,621 करोड़ कट इन फंड्स ऑफ फर्टिलाइजर हिट सब्सिडी। ठीक है, इसके अलावा, है ना, जो जहाँ नेसेसिटी है वहाँ पे क्या किया गया है, चीज़ों को बढ़ाया गया है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो केसीसी की लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है, कितना कर दिया गया है, 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा एक नई स्कीम भी लॉन्च की गई है, जैसे बहुत सारे नए मिशन और स्कीम लॉन्च की गई है। वन ऑफ द स्कीम इज आत्मनिर्भरता इन पल्सेज। ठीक है, इसके लिए एक मिशन शुरू किया जा रहा है, एक 6 ईयर लॉन्ग मिशन होगा, जिसके तहत 3 तरह की जो पल्सेज हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, विच इज आपकी तूर, उड़द एंड मसूर वैरायटी ऑफ पल्सेज। इनके लिए क्या करा है, 100 करोड़ रुपए का जो है अलॉटमेंट किया गया है। इसके अलावा जो फसल बीमा योजना है उसको भी, उसमें भी थोड़ा सा कट लगाया गया है। फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, द एलोकेशन दिस टाइम हैज ड्रॉप्ड 3,621.73 crore. It has got 12,242.27 crore this time against the 15,864 करोड़ ऑफ द लास्ट ईयर। पिछले साल कितना था, 15,000 करोड़ था, इस साल घट के कितना हो गया, 12,000 करोड़ हो गया। इसके अलावा एक एडिशनल स्कीम और शुरू की गई है, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। क्या है ये स्कीम, ये स्कीम चलाई जाएगी 100 डिस्ट्रिक्ट में। कौन कौन से 100 डिस्ट्रिक्ट में, 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत ही लो है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, वहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनको स्किल्स सिखाई जाएंगी, जो एग्रीकल्चर साइंस है वो सिखाई जाएगी, और इसके थ्रू लगभग 1.7 करोड़ जो किसान है उनको बेनिफिट करने का प्रोविजन रखा है, किसने, हमारी सरकार ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डिफेंस की अगर बात करें तो डिफेंस का जो बजट है नो डाउट पिछले बार के उसमें बढ़ा हुआ है। ठीक है, 6.81 लाख करोड़ सेट असाइड फॉर द डिफेंस बजट। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो थोड़ा सा इंक्रीज है, बस 4% का पिछले साल के कंपैरिजन में। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि 2 सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, एक तो हमारा कोस्ट गार्ड पे, दूसरा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, दोनों ही किससे रिलेटेड हैं, ये हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी से। कोस्ट गार्ड हमारी जो नेवल बाउंड्री है उसको प्रोटेक्ट करती है, भाई जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है जिससे हमारी आर्मी, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो तेज़ी से मोबिलाइज हो सके टुवर्ड्स बॉर्डर एरियाज। ठीक है, तो है ना, इसको बढ़ाया गया है, बट एक डिबेट स्टार्ट हो गई है क्या ये बजट सफिशिएंट है टू फाइट विद चाइना एंड पाकिस्तान, अगर दोनों साथ में आ जाएं। ठीक है, क्योंकि देखो अगर इस बजट को देखो तो ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट इस बजट का जो बहुत सारा पैसा है वो किन किन चीज़ों में ख़त्म हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव चीज़ों में ख़त्म हो जाएगा, पेंशन्स वगैरह पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और परचेजिंग के लिए बहुत कम रखा हुआ है इसमें। ठीक है, कैपिटल एक्विजिशन की अगर बात करें, देखो 1,48,722 करोड़ इज प्लान टू बी स्पेंट ऑन कैपिटल एक्विजिशन, यानी कि जितना बजट है उसका लगभग, है ना, 1 आप कह सकते हो 1/4% या 1/3%, नहीं 1/6% है। ठीक है, तो बहुत कम रखा हुआ है, तो यही
प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि हम पेंशन्स पे या फिर सैलरीज पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बचता नहीं है, दैट इज़ वाई हमारा जो कितना भी आप ह्यूमंगस बजट लेके आ जाओ डिफेंस के लिए, वो छोटा ही दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर के लिए वीमेन जो वीमेंस होती हैं उनके लिए क्या करा गया है, एक बिजनेस आइडिया एक सर्कुलेट किया गया है इस बजट के थ्रू, है ना। वीमेंस को एंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप लोन्स अनाउंस टू बूस्ट फाइनेंशियल डिपेंडेंस फॉर वुमेन, ठीक है। इसके तहत जो सरकार है हमारी उसने अनाउंस किया है कि एक स्कीम लाई जाएगी जिसके तहत जो वुमेन है किस कैटेगरी से, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, यहाँ की वुमेन्स को लोन दिया जाएगा टू डू बिजनेस, ठीक है। द बजट अनाउंस ए न्यू स्कीम अंडर विच 5 लाख वुमेन, 5 लाख औरतों को वुमेन वुड बी प्रोवाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप लोन्स अप टू 2 करोड़ फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, यानी कि है ना 5 लाख औरतों को 2 करोड़ रुपए तक का लोन, है ना, टू बिकम एंटरप्रेन्योर, ठीक है। द टोटल एलोकेशन फॉर द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इज 26,889 रुपीज़, ठीक है। तो अब वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करता है ये बजट। चलिए नेक्स्ट, गिग वर्कर्स, मेरे लिए बजट में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्रूशल पार्ट है ये। ये वो सेक्टर है, ये वो वर्कर्स हैं जिनके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा, और हमारी इकोनॉमी में जो आप कह सकते हो एक तरह से काइनेटिक फोर्स का काम करते हैं ये लोग, ठीक है। गिग वर्कर्स की अगर बात करें तो कौन होते हैं गिग वर्कर्स, ठीक है। अगर मैं इनको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो ये जोमेटो वाले, स्विगी वाले, डिलीवरी बॉय जितने भी होते हैं इनको क्या बोला जाता है, गिग वर्कर बोला जाता है। ऐसे वर्कर जो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं, ठीक है, ऑन डिमांड काम करते हैं, एक तरह से अनरेगुलेटेड वर्कर, ठीक है। अगर एक मिनट के लिए आप सोचो कि अनरेगुलेटेड वर्कर्स को इंडिया से निकाल दिया जाए, ठीक है, क्या इंडिया सर्वाइव कर पाएगा, इंडियन इकोनॉमी सर्वाइव कर पाएगी, तो आंसर है ना। बट इन्हीं गिग वर्कर्स के लिए कोई फैसिलिटी ना तो सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, ना उस कंपनी या फर्म की तरफ से प्रोवाइड की जाती है जिसके लिए ये काम करते हैं, ठीक है। तो इस बजट में गिग वर्कर्स पे एक फोकस किया गया है। क्या फोकस किया गया है कि इनको लाया गया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री मिनिस्टर निर्मला सीतारमन on Saturday announced that gig workers would be provided health care under the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. This ensure that nearly 1 crore workers would get health care at designated medical facilities across India, ठीक है। इसके अंदर लाया गया। इसके अलावा क्या दिया जाएगा, इनको एक आईडी कार्ड दिया जाएगा। कहाँ से मिलेगा, इनको ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके अलावा जो नियर फ्यूचर में मतलब गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि इन्हें ईपीएफओ के अंडर भी लाया जाए, मतलब पीपीएफ जो स्कीम्स होती हैं उसके अंडर भी लाया जाए। तो मतलब ये नीड ऑफ आवर है ना, कि गिग वर्कर्स के लिए किया जाए। अदरवाइज कोई भी, जैसे आज कोई किसान नहीं बनना चाहता है, आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में कोई गिग वर्कर नहीं बनना चाहेगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इंडिया की इकोनॉमी के लिए, ठीक है। जल जीवन मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है, कब तक के लिए, 2028 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। क्या है ये मिशन, इसके तहत क्या क्या विजन है हमारे प्रधानमंत्री का, कि सभी तक, है ना, इंडिया में सारे लोगों तक एक टैप के थ्रू, पानी की टंकी के थ्रू पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकेबल वाटर पहुंचाना। क्योंकि आज जो पोर्टेबल वाटर है एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर दिल्ली में देखो तो पूरा का पूरा इलेक्शन ही किसके ऊपर हो रहा है, पानी के ऊपर हो रहा है। जैसे कि हमने द हिंदू में कवर किया है कैसे ब्लेम गेम चल रहा है पानी के लिए। तो पीने का पानी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे इंडिया में, दैट इज वाई इस मिशन को शुरू किया गया था, ठीक है। बट अब इसे है ना, इस मिशन की जो ड्यूरेबिलिटी थी वो 2024 तक थी, 2024 तक टारगेट अचीव करना था। बट कंट्री हमारा बहुत बड़ा है, डाइवर्स है, तो इसका जो टेन्योर है वो बढ़ा के कब तक कर दिया गया है, 2028 तक कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जो उड़ान स्कीम है उसको भी मॉडिफाइड कर दिया गया है, और इसका जो स्पैन है वो बढ़ा दिया गया है। क्या किया जाएगा, 120 डेस्टिनेशंस को जोड़ा जाएगा। बहुत सारे जो हेलीपैड्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और लगभग, है ना, कितने लोगों को, लगभग 5 करोड़ लोगों को कैटर किया जाएगा, है ना, जो उड़ान स्कीम है उसके थ्रू, है ना, लाने ले जाने में, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो ये है उड़ान स्कीम, ठीक है। बजट में सब कुछ इन डिटेल डिस्कस किया है, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग बजट को देखिए बहुत आराम से। मनरेगा बहुत टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है,
और बजट में भी इसे निराशाई हाथ लगी है, और इसका जो एलोकेशन है, ठीक है, वो अनचेंज रखा गया है, ना तो बढ़ाया गया ना घटाया गया। कितना रखा गया है? 86 करोड़ रखा गया है। पिछले साल भी इतना ही एलोकेट किया गया था, और सिचुएशन क्या है? वेजेज नहीं मिल रहे हैं, जो वेंडर जिनसे मटेरियल लिया गया था उसमें डिले हो रहा है, ठीक है। और इसके लेके जो अपोजिशन है उन्होंने वार्न किया था कि बैकबोन है ये रूरल एरिया की, बट गवर्नमेंट ने इसका एलोकेशन नहीं बढ़ाया है। तो इस बार भी मनरेगा में जो 100 डे का रोजगार मिलता था, वहाँ भी क्या देखने को मिलने वाला है? एक डिप डाउन देखने को मिलने वाला है, यानी कि लोगों की एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होने वाली है वहाँ पे, ठीक है। अरब नेशंस रिजेक्ट ट्रम्प कॉल टू रीलोकेट पैलेस्टीनियन, है ना। अब ट्रंप ने कह दिया था ना कुछ दिन पहले, जब हमास और इजराइल का सीज फायर हुआ था, कि जो जितने भी पैलेस्टीनियन हैं उनको गाजा और वेस्ट बैंक से निकाल के कहाँ रीलोकेट कर दो? इजिप्ट में और जॉर्डन में कर दो, ठीक है। तो क्या हुआ, है ना, पहले इन दोनों कंट्री ने रजिस्ट करना शुरू करा, अब क्या है, ये सपोर्ट लेके आए हैं इस्लामिक कंट्रीज का। और ये सारे कंट्रीज ने मिलके क्या कहा है कि जो ट्रम्प है वो ऐसा कुछ भी ना करें जिससे क्या हो, इजिप्ट और जॉर्डन में जो है हालात है वो ख़राब हो, क्योंकि इन्हें डर लग रहा है कि कहीं ट्रम्प फोर्सफुली ना कर दें। ये देखो, ये इन्होंने डिस्कस भी किया इसको, बोला भी, टॉप डिप्लोमेट फ्रॉम इजिप्ट, जॉर्डन, यूनाइटेड अरब अमीरात, Saudi Arabia and Qatar rejected any forcible displacement of Palestinian during a meeting in Cairo Saturday according to the joint statement। यानी कि इन्हें डर लग रहा है कि फोर्सफुली ना भेजा जाए, फोर्सफुली ना लेना पड़े। तो दैट इज भाई अब ये सारे कंट्री क्या आने लगे हैं, साथ में आने लगे हैं और साथ में बोलने लगे हैं, ठीक है। हालांकि खुल के ट्रंप के बारे में कोई नहीं बोल रहा है, बिकॉज दैट इज वाई यूएसए इज द सुपर पावर, ठीक है। ट्रंप इज द, है ना, सुपरमैन कह सकते हो आप उनको, है ना, कि कह रहे हैं कि हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं, बहुत क्लोजली काम करने को तैयार हैं, बट ये नहीं हो पाएगा कि आप सारे पैलेस्टीनियन को निकाल के हमारे हमारे कंट्री में भेज दो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं नियर फ्यूचर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट, यूएसए ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक कंडक्ट की है, बट इस बार जो एरिया है वो मिडिल ईस्ट नहीं है, वो है अफ्रीका। अफ्रीका का एक कंट्री सोमालिया, ठीक है। यूएसए क्या करना चाहता है, आईएसआईएस को ख़त्म करना चाहता है पूरी दुनिया से। तो उसने ऑलमोस्ट 90% आईएसआईएस ख़त्म कर दिया है, बट जहाँ भी उसे ट्रेसेज मिलते हैं, मान लो कि अगर छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी आईएसआईएस कहीं काम कर रहा है, तो वहाँ भी वाइप आउट कर देते हैं ये उनको। तो सोमालिया में मिली इन्हें इन्फॉर्मेशन कि आईएसआईएस वहाँ पे ऑपरेट है कर रहा है, तो इन्होंने क्या करा, जानकारी निकाली और एक प्रिसाइज एयर स्ट्राइक करी और वहाँ से भी ख़त्म कर दिया। द यूएस मिलिट्री ऑन सैटरडे कंडक्टेड एयर स्ट्राइक ऑन इस्लामिक स्टेट ग्रुप टारगेट इन सोमालिया, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस, ठीक है। अगेन इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो क्या कहते हैं, दिस एक्शन फर्दर डिग्रेड आईएसआईएस एबिलिटी टू कंडक्ट टेररिस्ट अटैक थ्रेटनिंग यूएस सिटीजन, our partners, innocent civilians, and sends a clear signal that the United States always stand ready to find and eliminate terrorists who threaten the United States and our allies, ठीक है। सोमालिया की कैपिटल क्या है, मोगादिशु, ठीक है, याद रखेंगे इसको। सोमालिया किसके लिए फेमस है, पायरेट्स के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट न्यूज, पाकिस्तान में जो आर्मी है और बलोच लिबरेशन आर्मी के जो फाइटर्स हैं, ठीक है, इनके बीच में जो वॉर है अब बहुत तेजी से हो गई है, क्योंकि देखो दोनों ही डेस्परेट हैं। डेस्परेशन किसकी, पाकिस्तान आर्मी की डेस्परेशन ये है कि कोई इन्वेस्ट करने नहीं आ रहा है, सारे कंट्री कह रहे हैं कि हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आप अपना कंट्री सेव करो सबसे पहले। आप देख ही रहे होगे धमकी दी गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होने देंगे वगैरह वगैरह। चाइना ने बोला है कि आप बीएलए को कंट्रोल करो, जब तक आप इसे कंट्रोल नहीं करोगे तब तक हमारे यहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पे होगी नहीं। तो पाक आर्मी भी डेस्परेट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट भी डेस्परेट है, बीएलए ये भी फ्रस्ट्रेट हो गए, ये भी बहुत डेस्परेट है कि, है ना, लगभग 70 साल हो गए एक फ्रीडम स्ट्रगल लड़ते हुए और अभी तक फ्रीडम नहीं मिली। तो अब ये क्या सोच रहे हैं कि पाकिस्तान अभी ऑल टाइम वीक है, इससे वीक पाकिस्तान ना कभी था ना कभी होगा। तो अगर अभी हम लोगों ने इनसे मतलब लड़के आज़ादी नहीं ली तो ये आज़ादी कभी मिलेगी नहीं। तो दोनों ही डेस्परेट हैं और इस डेस्परेशन में क्या हो रहा है, एकदम फेस टू फेस क्लैशेस हो रहे हैं इनके बीच में, सुसाइड अटैक हो रहे हैं। और ऐसा ही अटैक हुआ है कल, ठीक है, जिसमें लगभग 18 सोल्जर्स मारे गए हैं और 28 टेररिस्ट मारे गए हैं, ठीक है। बीएलए बलूच लिबरेशन आर्मी किसके लिए काम करती है, ये
बलूचिस्तान की लिबरेशन के लिए काम करती है। पाक आर्मी आप जानते हो किसके लिए काम करती है, अपने लिए काम करते हैं ये लोग। At least 18 security personnel and 23 terrorists were killed during clashes between two sides in Pakistan, south southwestern Balochistan province. Military said the terrorists were killed in different areas to revolt बलूचिस्तान इन द लास्ट 24 ईयर। तो एक ऑपरेशन चला रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का द हिंदू एनालिसिस। मिलते हैं हम लोग कल, यानी कि 3 फरवरी के द हिंदू एनालिसिस के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।